आज वेरियस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वेरियस वेबसाइट्स और इंडियन एक्सप्रेस से ली गई हैं। द हिंदू आज पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने इंडियन एक्सप्रेस और अदर जो आर्टिकल हम पहले भी लेते चले आए हैं वहीं से लिया है, बस हिंदू से कोई आर्टिकल नहीं लिया। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से डीलिमिटेशन कमीशन वर्क करता है, आर्टिकल 82 का क्या रोल है, आर्टिकल 170 का क्या रोल है, क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती हैं, वन वोट वन वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये सब देखेंगे। रिवर सिटी अलायंस के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। तो आज पहला आर्टिकल हम डीलिमिटेशन कमीशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। ये बेसिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये काम आएंगे। अब आप ये देखो, इंडिया का मैप है। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन चल रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन किया गया। इस डीलिमिटेशन कमीशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये सब हम देखेंगे, मगर बेसिक चीज़ देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये स्टेट है कोई, अब इस स्टेट में बहुत सारी पॉपुलेशन है, मान लो 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, 100 लोग हैं इसमें, और 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, ठीक है। तो 100 को 10 से डिवाइड कर दो तो 10 पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आ गया, क्योंकि हर वोट की वैल्यू है, कहीं भी ज़्यादा नहीं है, कहीं भी कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है। इससे बोलते हैं हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी भी एरिया में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहते नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट है, हमारी साइड से ये उठे हैं। कहते हैं अक्सर गाँव में आपने सुना होगा या शहर में सुना, हमारी साइड से ये उठे हैं। इनकी साइड से मतलब है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि इनका एरिया दूसरे के एरिया से अलग है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रामू का एरिया श्यामू के एरिया से अलग है, ठीक है। रामू के एरिया में कौन उठा है, वो श्यामू के एरिया से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इस तरह से वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है। अक्सर इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पेज यहाँ निकल कर आता है कि मान लो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब ये मान लेते हैं कि रामू के एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई, श्यामू के एरिया की सेम है। अब रामू के एरिया में कितने लोग हो गए, 100, मतलब मान लेते हैं 12 हो गए, 12, और श्यामू के एरिया में 10 ही लोग हैं। तो ये अगर 120 भी मान लो, इसे 100 मान लो, तो कितना 20 वोट का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के वोटों के डिफरेंस को कम करने के लिए, पॉपुलेशन को एडजस्ट करने के लिए, और सीटों को रीएडजस्ट करने के लिए, देखो मैंने अभी तक वर्ड सीटों को रीएडजस्ट करने के लिए नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सीटें इसलिए रीएडजस्ट नहीं की जाती हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो डीलिमिटेशन कमीशन का आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्या है, 1971 तक का जो सेंसस है उसके हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन एवरी ईयर बनाया जाता था। अब क्या हुआ, 1971 में साउथर्न स्टेट ने कहा कि हम तो भाई पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, हमने फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस की है, हमने अच्छे से लोगों को एजुकेट किया है कि आप पॉपुलेशन कम कीजिए। तो हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, आप ये देख लो साउथर्न स्टेट, हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो हमें तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सीटों को भी रीएडजस्ट कर रहे हो। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी स्टेट की, तो आप उसकी सीटें भी बढ़ा दे रहे हो। जैसे यूपी है, आप सभी जानते हैं यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यूपी की सीटें भी सबसे ज्यादा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी यूपी पे ही फोकस करती है, आए दिन न्यूज यूपी की आती। क्यों आती? क्योंकि साउथर्न स्टेट में सीटें कम हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे कोशिश की है, फैमिली प्लानिंग अच्छी की है। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी साउथर्न स्टेट को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2001 के बाद सॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया 2001 के बाद कि सीटें जो है वो 1971 में डिसाइडेड जो थी वही रहेंगी। मतलब सीटों का उतार चढ़ाव नहीं होगा। कोई स्टेट है, किसी स्टेट में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं सिचुएशन, हम कोई स्टेट है बहुत छोटा, उसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, और इन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें देखने को मिलता है कि सीटें बहुत उतार चढ़ाव है। मतलब कि सॉरी, पॉपुलेशन यहाँ 120 है, यहाँ 110 है, यहाँ 90 है, यहाँ 50 है। अब क्या है, इसमें सीटें 10 हैं।
अब 1971 के सेंसस ने बोल दिया, डीलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया कि आपकी सीटों में हेरफेर नहीं होगा। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, पॉपुलेशन को रीएडजस्ट कर देगी। कोई सीट छोटी कर देगी, कोई सीट बड़ी कर देगी, कोई और बड़ी कर देगी, कोई बिल्कुल छोटी कर देगी। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीएडजस्टमेंट किया गया और सीटें वैसी की वैसी बनी रही। आप जब भी क्वेश्चन आए, कोई भी आपसे पूछे क्या लोकसभा के इलेक्शन में अभी भी सीटें एडजस्ट होती हैं, नहीं, सीटें एडजस्ट नहीं होती हैं, पॉपुलेशन का एडजस्टमेंट होता है। तो हमने यहां पर बेसिक चीज जान ली जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे सीटों का रीएडजस्टमेंट होता था पहले 1971 से। उसके बाद क्या हुआ कि सीटें रीएडजस्ट नहीं होने लगी, सीटें सेम ही रहती हैं, बस क्या है, बाउंड्री एडजस्ट होती है, पॉपुलेशन को इधर से उधर किया जाता है लोकसभा के लिए। ठीक है, स्टेट के लिए सीटें एडजस्ट हो सकती हैं क्योंकि स्टेट की जो वैल्यू है वो अलग है, क्योंकि लोकसभा में पीएम चूज होता है तो उसमें वैल्यू अलग देखने को मिलती है। तो पहला क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन है क्या? डीलिमिटेशन कमीशन कुछ नहीं है, ये जो है बाउंड्री को फिक्स करता है, किस स्टेट में किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी बाउंड्री होना चाहिए, उसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, और उस स्टेट से एमपी वगैरह उठते हैं। और स्टेट लेवल पर जो सीटें एडजस्टमेंट होती हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है और उसके हिसाब से सीटें एडजस्ट होती हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पर अभी भी सीटें एडजस्ट हो सकती हैं जबकि सेंट्रल लेवल पर नहीं हो सकती हैं। अब इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसमें अपोजिशन आरोप लगाती रही है, क्योंकि अभी J&K में जो सीटों का रीएडजस्टमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होना है J&K में, तो वहां सीटें भी देखो एडजस्ट हुई हैं। मैंने बताया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें एडजस्ट हो जाती हैं और पॉपुलेशन का भी एडजस्टमेंट हुआ। तो अपोजिशन के मेंबर ये आरोप लगाते रहते हैं कि आप क्या करते हैं कि अपने विल के अनुसार किसी एरिया में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें आप सीट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा कर देते हैं, किसी एरिया में पॉपुलेशन जो है कम है तो वहां पर आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपके हिसाब से कम है तो उसे छोटा कर देते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आप जो है आपको वोट ज़्यादा मिल सके और आप इलेक्शन में जीत सके। ये अपोजिशन का आरोप लगता चला आया और कहीं ना कहीं ये सही भी साबित हुआ है कि जो पार्टी पावर में होती है वो अपने हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाती है और अपने हिसाब से ही सीटों का बंटवारा करती है कहीं ना कहीं। और इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनका ऑर्डर फाइनल होता है और ये फाइनल ऑर्डर कहीं भी आप क्वेश्चन इसे नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे क्या बताया गया, यही इसकी रिपोर्ट जो है लोकसभा में रखी जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाती है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब वही बात बताई गई है इन्होंने कि वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज होकर आता। मैंने आपको बता दिया, पर्टिकुलर एरिया में अगर पॉपुलेशन का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा तो स्टेट लेवल पर सीटें भी बढ़ा दी जाती हैं और पॉपुलेशन को भी एडजस्ट किया जाता है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा लेवल पर आप सीटों को एडजस्ट नहीं कर सकते। 1971 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो सीटें फिक्स कर दी गई अभी भी वही चलती चली आ रही। ठीक है, अब कंपोजिशन देख लो। प्रेसिडेंट क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है और इसको सपोर्ट लिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रिटायर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है, आर्टिकल हमारे 82 कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, एवरी सेंसस। मगर एवरी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनता नहीं है, आप याद रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर सेल वर्ड यूज नहीं हुआ है, सेल बी, मतलब बहुत जरूरी है। आर्टिकल 170 में क्या है, स्टेट लेवल पर डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 1950 टू 1951 में बनाया गया था और इस डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट का नाम था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। अब ऐसे ही 52 में बनाया गया, 63 में बनाया गया, 73 में देखो फिर कितना गैप रहा, 2002 में। ठीक है, अब क्या है, नो डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंसस। ठीक है, कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया लोकसभा के लिए। अब क्या है, इसमें देखो वही बात आ गई कि साउथर्न स्टेट ने कहा कि हमने फैमिली प्लानिंग की है, हमने पॉपुलेशन को कम किया है तो हमारी सीट रिड्यूस हो गई। मगर गवर्नमेंट ने उनका सपोर्ट करते हुए कहा कि आपकी जो सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस के हिसाब से ही रहेंगी, आपकी सीटों में हेरफेर नहीं होगा, बस पॉपुलेशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दी जाएगी। अब 87th अमेंडमेंट हुआ 2003 में। इसमें क्या कहा गया
कि आप सेंसस तो 2001 का ले लो पॉपुलेशन, मगर सीटों में कोई हेरफेर नहीं हो सकता, ठीक है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सीट फिक्स कर दी है 550 लोकसभा के लिए और 250 राज्यसभा के लिए। ये सीटों को अगर बढ़ावा देना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 82 और 170, और डिलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है, और 1971 का सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगला रिपोर्ट व्हाइट फास्फोरस के बारे में, अगली आर्टिकल जो है व्हाइट फास्फोरस के बारे में। देखो मीडिया में ये कंसर्न है कि अभी इजराइल ने क्या किया है, साउथर्न लेबनान पर अटैक किया है। तो साउथर्न लेबनान पे जो अटैक हुआ था रिसेंटली, देखो हम पूरी न्यूज़ सर्च करके लाते हैं, ये न्यूज़ पुरानी है अगर आप देखोगे, मगर हमने वाइट फास्फोरस के रिलेटेड फैक्ट इकट्ठा किए, जगह जगह से चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर आप तक लाए हैं, ठीक है। तो वाइट फास्फोरस में 9 सिविलियन मर गए। तो इससे कहा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि किस तरह से वाइट फास्फोरस का मिसयूज़ हो रहा है, और ये वाइट फास्फोरस का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाइट फास्फोरस केमिकल वैक्सी सॉलिड सब्सटेंस होता है, मतलब वैक्सी टाइप होता है, थोड़ा गुदगुदा सा चिपचिपा सा, ऑडोर रिजेंबलिंग गार्लिक, इसकी स्मेल जो होती है वो गार्लिक की तरह होती है। देखो अक्सर यूपीएससी ऐसे ऑप्शन बहुत डालती है कि वाइट फास्फोरस ऑर्डर लेस होता है, सॉलिड लेस होता है और स्मेल लेस होता है। गलत हो जाएगा। ऑर्डर क्या होती है, गार्लिक की तरह होती है, और सॉलिड वैक्सी टाइप में होता है। कलर लेस जरूर होता है, ठीक है, कलर लेस मतलब इसका कलर नहीं दिखता है, और टिंज टाइप में होता है, येलो टिंज टाइप में इसका कलर होता है। फ्लेमेबल इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, मतलब आपने किसी ग्रेनेड या किसी से व्हाइट फास्फोरस रिलीज की और ऑक्सीजन के कांटेक्ट मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कांटेक्ट आते ही इग्नाइट कर देती है। अब जब ये इग्नाइट करती है तो इसीलिए आर्मी के लोग अक्सर बॉर्डर पर इग्निशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, कि लाइट में जब इग्निशन की ज़रूरत होती है, मगर अभी तक इसका केमिकल के रूप में यूज़ नहीं किया है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के अंदर इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। जबकि केमिकल वेपन एक कन्वेंशन है, केमिकल वेपन CCW, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे CCW के अंदर केमिकल वेपन की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, एज अ एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, ठीक है। मगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के अंदर इसको जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है, ठीक है। वंस इग्नाइटेड डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश, अगर ये इग्नाइट हो गया एक बार तो इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, और स्किन और क्लॉथिंग को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हार्मफुल है ऑल रूट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ भी ये एक्सपोज होगा वहाँ पर बहुत हॉल रूट ऑफ बर्न बहुत इसका सीवियर होता है, और ये हमारी बोन तक को नुकसान पहुँचाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लीगल स्टेटस क्या है, अगर आप इसका लीगल स्टेटस देखोगे, इसको मैंने नोट किया था, हाँ यहाँ पर इसका लीगल स्टेटस आप देखोगे तो इसे प्रोटोकॉल 3 में कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन के अंदर रेगुलेट किया जाता है एज एन इंसिडरी वेपन एंड नॉट अ केमिकल वेपन। मैंने बताया नहीं, इसको इग्नाइट मतलब उजाला करने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पर्पज़ हैं इसके, जैसे आप आर्मी में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे लेवल पर, मगर इसको देखोगे आप केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन करते हैं, उसके अंदर इसको नहीं डाला गया है। ये एक देखो केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ये ट्रीटी इंटरफोर्स आई थी 1997 में, ये नोट कर लेना इतने पॉइंट, ठीक है। मैं इसे अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, आप इसके देखेंगे। मगर जबकि कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन केमिकल मतलब केमिकल वेपन कन्वेंशन आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ये 1983 में आया, ठीक है। बैन करता है सर्टेन वेपन को और अननेसेसरी अनजस्टिबल हार्मफुल इफेक्ट को, ठीक है। मतलब आप यहाँ से एक चीज़ समझ गए, कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन अलग चीज़ है। और जो हमारा वाइट फास्फोरस है वो कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन के अंदर आता है, जबकि अदर जो बहुत हार्मफुल होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है। कौन कब इंटरफोर्स हुआ ये सब मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस से रिलेटेड है। देखो आप पहले ये जान लो जो बेसिक चीज़ है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस क्या है। देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी के द्वारा इमरजेंस हुआ, मतलब वहाँ से निकला कि कैसे हम रिवर को साफ कर सकते हैं, और इसको दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न है कि जो रिवर वाली सिटीज़ हैं वो अलायंस करें और फॉस्टर डेवलपमेंट लाएं और
हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लाएं ताकि रिवर का सर्वनाश ना हो सके। सर्वनाश का मतलब है पॉल्यूट हो जाती है रिवर, लोकल पॉपुलेशन वहाँ से पानी लेती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि फॉस्टर रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस लेड किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मतलब हमारे यहाँ ये एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और गंगा को क्लीन करने में बल दिया जाता है। और अंडर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये लॉन्च किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ दुबई। मैंने आपको ये सब बता दिया कि किस तरह से मल्टीलेटरल फंडिंग होती है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है, एशियन डेवलपमेंट फंडिंग करती है ताकि रिवर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। अब आप ये देख लो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस है क्या, ये यूनिक अलायंस है, 275 प्लस ग्लोबल रिवर सिटी है, इसमें 11 कंट्री हैं और बहुत सारे नॉलेज पार्टनर हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इसका मॉडल जो है वो बेस्ड है हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स पर। ठीक है, इसको स्टेबलाइज ही एक्चुअली इन्हीं के द्वारा किया गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस इज मॉडल ऑन द लाइन ऑफ इंडियन रिवर सिटी अलायंस स्टेबलाइज बाई, मतलब जो इंडियन रिवर सिटी अलायंस है इसके मॉडल पर इसको लॉन्च किया गया। इसका सेक्रेटेरिएट जो मैनेज करता है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा करता है। कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं। इसको स्टेबलाइज किया गया था 2021 में। पार्टिसिपेंट इसमें बहुत सारी कंट्री है, मैंने आपको बताया इंडिया, इजिप्ट, मतलब इंडिया और आसपास पड़ोस की कंट्री का नाम जरूर याद रखना, इंडिया, भूटान हो गया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सिटी है, नीदरलैंड की द हैग है, एडलेड है, ऑस्ट्रेलिया की सुजनॉक है, ये कुछ एग्जाम्पल है और इंटरनेशनल फंडिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास। रिवर सिटी अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या मैंने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और इसमें कोलैबोरेट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कोलैबोरेट कर रही है। तो इस तरह की ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें कोलैबोरेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। कंपोजिशन इसमें 30 सिटी थी 2021 तक, अब इसमें 143 रिवर सिटी हो गई। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मगर कोलैबोरेशन का बहुत ज़रूरी है और किसको इसने इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू वेरी मच।